तो अब हम हमारा जो मेन पॉइंट है जो जिसके लिए आज आप लोग जुड़े हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे कि बेस्ट सेविंग्स टिप्स फॉर 2023। दोस्तों मैं एक चीज़ सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि सेविंग्स मतलब क्या है। आप लोगों में से बहुत लोग ये, मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ और ये मेरा डेली का ही काम है, हाँ, तो जिन लोगों से भी मैं बात करता हूँ सब लोग कहते हैं कि सेविंग्स मतलब है भाई हम पैसा जमा रहे हैं, हम यहाँ पैसा जमा रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में जमा रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट में जमा रहा है, हाँ कोई घर में ही जमा रहा है, कोई सेविंग्स अकाउंट में जमा रहा है, कोई पीपी अकाउंट में जमा रहा है। देखिए दोस्तों, सेविंग्स मतलब पैसा जमाना नहीं है, ठीक है। अगर सेविंग्स मतलब जमाना है तो कलेक्शन मतलब क्या है, कलेक्ट मतलब क्या है। आप जब क्रिकेट का खेल देखते हैं, कोई फील्डर अगर बॉल सेव करता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बढ़िया बॉल जमा किया है। आप क्या कहते हैं, क्या बढ़िया बॉल बचाया है। कोई फुटबॉल का गोलकीपर है, वो जब बढ़िया जो बॉल सेव करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या बढ़िया बॉल बचाया है, क्या ज़बरदस्त सेव किया है। तो सेव करना मतलब है बचाना, जमा करना नहीं, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किससे बचाना है आपको बचाना है रेकलेस एक्सपेंसेस से। रेकलेस एक्सपेंसेस मतलब फिजूल के खर्चों से आपको जो है अपना पैसा बचाना है। अब फिजूल के खर्चा मतलब आप क्या बोले उसको, कैसे समझाएं। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है, ये मैं जैसे एक जैकेट पहना हुआ हूँ। अब आप अपना काम चलाने के लिए ऐसा जैकेट आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या फिर अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए आप एकदम बड़ा सा ब्रांड, जिससे शायद आपका काम भी नहीं हो रहा होगा, आपको शायद ठंडा लग रहा होगा लेकिन आपको बस ब्रांड से मतलब है, तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ चीज़ खरीदिए, कोई भी मतलब कुछ भी खरीदिए, आप कहीं पर भी आप एक्सपेंड करिए, ऐसा चीज़ आप खरीदिए जिससे आपका काम बने। आपको किसी को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिससे आपका काम बने वैसा चीज़ में आपको खर्चा करना होगा। और वहाँ से यहाँ से जब आप जो खर्चा कम कर रहे हैं ना, यहीं से सेविंग शुरू होता है सबसे पहले मेरे दोस्तों, ठीक है। ये जो लोग मैरिड हैं, जो लोग एजेड हैं, उन लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए सर्विस में जो लोग ज्वाइन किए हैं, या फिर कोई जो है कोई पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन लोगों को ये नहीं पता, ठीक है। तो दूसरों को दिखा के फ़ायदा नहीं है, अपने काम के लिए खर्चा करिए, आपका सेविंग्स ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट होता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एमा वाटसन, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस एमा वाटसन, मतलब हैरी पॉटर वाली लड़की, ये तो आप लोग मतलब सब लोग ही जानते होंगे। हैरी पॉटर वाली लड़की जो फोर्ब्स लिस्ट, एज पर फोर्ब्स लिस्ट 2015 वो रिचेस्ट एक्ट्रेस थी, दुनिया का रिचेस्ट एक्ट्रेस थी। उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया एक उन्होंने बात कहा है, क्या कहा है कि यू हैव अ फैमिली टू फीड नॉट अ सोसाइटी टू इम्प्रेस। दोस्तों आपको अपना फैमिली से मतलब है, आपको अपना फैमिली को चलाना है, दूसरों को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एमा वाटसन जैसी बड़ी एक्ट्रेस जिनके पास इतना पैसा है, अगर वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते, है ना। तो यहीं से सेविंग्स शुरू होता है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हम जो जैसे बोल रहे हैं कि हमको खर्चा कम कर देना है, तो इसका मतलब क्या, शौक छोड़ दें। नहीं दोस्तों, शौक नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको जो है मीनिंगफुल, एटलीस्ट आपको जो है मीनिंगफुल शौक देखना है, ठीक है। आप ऐसा शौक रखिए ना कि भाई हम 1 साल बाद एक टीवी लेंगे, या फिर हम 3 साल बाद एक बाइक लेंगे, 5 साल बाद एक 4 व्हीलर लेंगे, या फिर 10 साल बाद हमको एक घर लेना है, या फिर घर खरीदना है, घर बनाना है। तो ऐसा शौक रखिए, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शौक, ये जो आपने सेट किया ना कि भाई हम 3 साल बाद एक बाइक खरीदने वाले हैं, या फिर 5 साल बाद एक 4 व्हीलर लेने वाले हैं, या फिर 10 साल बाद एक घर लेने वाले हैं, यही आपका गोल है दोस्तों, यही आपका गोल है। किसी भी इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे भी पैसा रखिए, ठीक है, कहीं पे भी आप पैसा रखिए, आपको सबसे पहले सेट करना है कि आपका गोल क्या है। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी आप अच्छी तरीके से आप सेविंग्स कर नहीं पाएंगे। और जो भी आप करेंगे, आप जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका टर्म ही आप सेट नहीं कर पाएंगे। जब आप सबसे पहले गोल सेट करेंगे कि मेरे को 10 साल बाद एक घर लेना है, तो मेरा गोल सबसे पहले सेट हो गया। जब आपका गोल सेट हो जाएगा, आपका टर्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा गोल सेट हो गया, क्या है, मेरा क्या गोल है कि मेरे को घर खरीदना है। उसके बाद मेरा टर्म क्या है कि मेरे को 10 साल बाद ये काम करना है। तो मेरा गोल सेट हो गया, मेरा टर्म सेट हो गया।
अब मेरा अमाउंट कि मैं इसको हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ये पैसा, या एक बार में मैं रखना चाहता हूँ, एक बार में फिक्स डिपॉजिट, या फिर एक बार में रख दिया, वो फिक्स डिपॉजिट करे या शेयर मार्केट में रखे या म्यूचुअल फंड में करे, वो मैं आगे बोल रहा हूँ। तो आप गोल सेट करेंगे, टर्म ऑटोमेटिक सेट होगा, और टर्म सेट हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या फिर किस तरीके से आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये हर महीने करना है या फिर एक बार में रख देना है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए गोल सेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने गोल सेट कर लिया है, टर्म भी सेट हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमको इसके लिए हर महीने 5,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना होगा, या फिर साल का 1 लाख रुपए, आप मान लीजिए कि हर साल मेरे को 1 लाख रुपए जो है रखना है, या फिर 50,000 रुपये रखना है। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ये कैसे किस में डिपेंड करेगा कि आप करते क्या हैं, आप करते क्या हैं इस पर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब कोई सर्विस होल्डर है, वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसके लिए हर महीने ऑटोमेटिकली सेव करना वो एसआईपी में कर सकता है, म्यूचुअल फंड के एसआईपी में कर सकता है, या फिर आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट कर सकता है, पीपीएफ में कर सकता है। फिर भी जैसे लेकिन पीपीएफ में तो लॉक इन का एक प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं उसको आगे बोल रहा हूँ। तो हर महीने वो इसको इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन लोगों का गेम थोड़ा अलग है। ठीक है, उन्हें हर महीने ऐसे मतलब रख नहीं पाते हैं। मैं बहुत सर्विस होल्डर, बहुत बिजनेसमैन जो है मेरे साथ रोज़ बात होता रहता है, क्योंकि आप लोगों में से बहुतों को पता है कि मैं कौन हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, हु इज़ बैंकर भाई बोल के एक वीडियो है, वहाँ से आप मेरा परिचय जान सकते हैं। तो मैं ये सब जो भी बोल रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कि कहीं से सुन लिया या कहीं से देख लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बिजनेसमैन लोग यूजुअली क्या करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है हर महीने एसआईपी में या आरडी में पैसा रखना, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जैसा होगा, जैसा उनका माल बिकेगा, वैसा उनके पास पैसा आता रहेगा, वैसा वो लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। इसलिए यूजुअली सर्विस होल्डर लोग एसआईपी या आरडी या पीपीएफ की तरफ बढ़ते हैं, और यूजुअली बिजनेसमैन लोग लमसम इन्वेस्टमेंट, वो म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी हो सकता है, या फिर आपका मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, वो लोग एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके लिए जो बेनिफिशियल है, आपके लिए जो आपके लिए पॉसिबल है, वो आप ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, हो सके तो एटलीस्ट 1,000 का आप एसआईपी करिए या आरडी करिए या जो भी करिए, एटलीस्ट मंथली आप 1,000 का एसआईपी आप कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है। आप अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना है तो रहने दीजिए, करने का ज़रूरत नहीं है। आप पीपीएफ कर लीजिए 1,000 का, लेकिन कुछ एक करिए मंथली। ठीक है, अगर आपसे 2,000 पॉसिबल होता है तो आप 2,000 करिए, अगर 5,000 पॉसिबल है तो 5,000 करिए। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर अगर हर 6 महीने में आपको लगता है कि हम भाई 10-20 हज़ार करके इसमें डाल सकते हैं तो आप डालिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्विस होल्डर लोगों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी हैं, अगर आप 10,000 रुपये भी मतलब इनकम कर रहे हैं ना मंथली, तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से 1,000 बचाइए। देखिए, सेविंग्स एक हैबिट है, सेविंग्स इज़ अ हैबिट। ये जब तक आप अपने ऊपर थोपोगे नहीं, जब तक आप खुद को विवश नहीं करोगे ना, आप कभी सेविंग्स नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूँ आपको, आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाओगे। आपको जो है खुद को प्रेशर करना है। अगर आप मंथली 10,000 रुपये आप अगर इनकम करते हैं तो आप 1,000 सेव करिए। अगर 15,000 करते हैं तो 2,000 करिए, 20,000 करते हैं 2,000 करिए, 25,000 करते हैं 3,000 करिए, 50,000 करते हैं 5,000 करिए। तो आपके लिए जितना पॉसिबल है आप सेविंग्स करना स्टार्ट करिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पैसे का ज़रूरत होगा, लेकिन आपके पास लोन के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स जो है, मुझे पता है 25, 26, 28, 30 इस रेंज के बहुत सारे व्यूअर्स मेरे हैं। तो उनके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग जो है, बहुत लोग जैसे अभी नए सर्विस में ज्वाइन किए हैं, वो पब्लिक सेक्टर हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। बहुत लोग अनमैरिड हैं और बहुत लोग एकदम जस्ट मैरिड है, 1-2 साल शायद हुआ है। ऐसा लोगों का तादाद ही मेरे जो इस चैनल में ज़्यादा होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, जितना मुझे पता चला है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जो लोग अनमैरिड है, मुझे पता है कि आप लोगों का अभी जो है एकदम टारगेट है कि भाई हमको फुल मज़े करना है। आप ज़रूर मज़े करिए यार, 1-2-3 महीने आप ज़रूर मज़े करिए, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 1,000 या 2,000 का आप एसआईपी
या फिर आरडी, जो आपको बढ़िया लगे आप स्टार्ट करिए। तो इसके लिए आप तो यही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका एक बार जब शादी हो जाएगा ना, उसके बाद जब धीरे धीरे फैमिली बढ़ता रहेगा तो आपको तब लगेगा कि भाई मैं अगर थोड़ा सेविंग्स कर लेता तो बेहतर होता, ठीक है। ये सब हम लोगों को पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, यू हैव टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट, ठीक है। आप इसका पूरा इस्तेमाल करिए। ये एटलीस्ट 1000 करके आप स्टार्ट करिए, नहीं तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप ख़त्म कर पाएंगे, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना तो आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, तो उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को मैं ज़रूर बोल दूँ कि अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बिजनेसमैन लोगों के बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि मैक्सिमम मतलब 95% या 99% आप कह सकते हैं बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मेरे को जितना पैसा मेरे पास जितना पैसा आ रहा है मैं उसको अपने बिजनेस में ही लगा दूंगा तो मेरा जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, या फिर मैं अपने बिजनेस से इतना कमा लूँगा जो मुझे कोई म्यूचुअल फंड या क्या बोलते हैं उसको, या फिर कोई पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिलने वाला है, या फिर गोल्ड खरीद के या लैंड खरीद के नहीं मिलने वाला है। देखिए आप लोग, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को सबसे बढ़िया जानते हैं, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है ना, वहाँ पर भी आप अपना 100% पैसा मत लगाइए, ठीक है। मान लीजिए आप साल का 50 लाख आप टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है, 50 लाख का आप टर्नओवर कर रहे हैं और उसमें आपका मान लीजिए 20% प्रॉफिट है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब साल का आप 10 लाख आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इसको क्या बोले इसको, एटलीस्ट आप 25% आप अलग रखिए, आप सेविंग्स करिए। आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, पीपी में डाल सकते हैं, जहाँ मर्जी आप करिए, लेकिन एटलीस्ट आप जो है 25% आप सेव करिए, ठीक है। ये जो आप सेव करेंगे ना, अगर आप इससे फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना, तो इससे आपका इन फ्यूचर कभी आप अगर लोन लेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट आएगा, ठीक है। थोड़ा अलग रखिए, 100% पैसा उसमें निवेश मत करिए, क्योंकि अगर आप इसमें 100% मतलब आप अपना 100% पैसा अगर आप डाल देते हैं और भगवान ना करे कभी भी आपका अगर बिजनेस डूब जाए ना, तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये पैसा जो लगाएं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो मैंने सबसे पहले क्या कह दिया कि 100% हमें कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अभी सबका फैसिनेशन है म्यूचुअल फंड को लेकर, ठीक है, कि हमें भाई म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है, या फिर म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। तो सब लोग पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड, मैं एक सीधा चीज़ बोल देता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड एक स्कीम है या फिर एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप पैसा अपना सेविंग्स करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यूजुअली लोग कहते हैं कि ये लॉन्गर पीरियड के लिए है, लेकिन मैं नहीं मानता। म्यूचुअल फंड हर पीरियड के लिए है। आप 1 साल के लिए भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल एंड 10 ईयर्स एंड अबव। आप हर एक टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप वो बिजनेसमैन हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं SIP से या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट से। SIP मतलब क्या है? SIP मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। और हर महीने ये जो आप पैसा जमा करते हैं इसमें, इसी को कहते हैं हम SIP। और एक बार में आप अगर इसमें पैसा डालते हैं तो उसको कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए यूजुअली लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है। और जो सर्विस होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर सर्विस होल्डर हो, उनके लिए SIP जो है बेटर रहता है। अगर आपको, मैं थोड़ा छोटा मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको 1 साल या 2 साल के लिए अगर आपको SIP करना है तो आप सेविंग्स फंड में कर सकते हैं। 2 साल के लिए आप इक्विटी हाइब्रिड या फिर आप मान लीजिए उसको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल के लिए मैं बेस्ट बोलूँगा इक्विटी हाइब्रिड फंड है। 5 ईयर्स के लिए आप SBI फोकस इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका मल्टी कैप फंड, SBI मल्टी कैप फंड, वो भी बहुत ही बढ़िया फंड है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है लेकिन फंड बहुत ही बढ़िया है। उसमें आप 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप जैसे मान लीजिए 10 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका टर्म है तो आप स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फोकस इक्विटी, ये सब में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल में मैं ब्लू चिप फंड को भी इंक्लूड करूंगा और लार्ज एंड मिड कैप को भी आप
इंक्लूड कर सकते हैं 5 साल में, और 10 साल में मैंने ऑलरेडी स्मॉल कैप बोल दिया है, फोकस इक्विटी भी बोल दिया है, और आप चाहे तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड में भी आप पैसा रख सकते हैं। लेकिन सर्विस होल्डर्स के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि टैक्स सेविंग। ठीक है, हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग करने के लिए हम जो है क्या बोलते हैं उसको, PPF में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल दूं कि PPF में आपका अभी इंटरेस्ट 7.1 के करीब है। ठीक है, लेकिन PPF का ग्राफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप 10 साल पीछे जाइए और अभी देखिए PPF का इंटरेस्ट घटा है दोस्तों। ठीक है, अभी रिसेंटली बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है, इसलिए आपको शायद थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम PPF का इंटरेस्ट घट रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप PPF में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। PPF में आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप ATC में टैक्स सेविंग में आप उसको दिखा सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल का। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल में, 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। गवर्नमेंट स्कीम है, ये हर जगह पे सेम है, आप SBI में बोल लीजिए या फिर कोई दूसरे बैंक PNB, कैनरा बैंक, पोस्ट ऑफिस, HDFC, कहीं भी आप चले जाइए, इसका इंटरेस्ट हर जगह सेम रहता है। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो आपका टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड में जो टैक्स सेविंग फंड जो होते हैं उनका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल। और आप कोई भी ग्राफ आप इंटरनेट में कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कोई भी टैक्स सेविंग फंड 15 साल में PPF से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको टैक्स सेविंग्स ही करना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा पैसा, मान लीजिए आप टैक्स सेविंग के लिए मंथली 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए। ठीक है, या फिर साल का 1.5 लाख, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि 1.5 लाख आपको ATC करना है, तो 1.5 लाख में से आप 1 लाख जो है म्यूचुअल फंड और PPF में मिला के आप रखना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप 70-30 कर सकते हैं इसको। 70,000 आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, टैक्स सेविंग फंड में, वो SBI टैक्स सेविंग हो या फिर किसी भी फंड हाउस का आप टैक्स सेविंग फंड में डाल दीजिए। आप 70% डालिए टैक्स सेविंग फंड में और 30% आप डालिए PPF में। मैं PPF में 30% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंटरेस्ट आपको कंपेरेटिवली बहुत कम मिलेगा, और इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का है, मतलब 15 साल आप वो पैसा मान लीजिए कि आप टच भी नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉल का एक स्कीम है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कह रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि 15 साल में ही आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन टैक्स सेविंग फंड्स में ये पैसा जो है 3 साल में, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल के बाद आप ये पैसा कभी भी उठा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपको 70-30 बोला, जिससे कि आपके लिए ये बेटर हो। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको जो है ये टैक्स सेविंग वाला एंगल भी आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कह दिया। म्यूचुअल फंड में आपको कौन से फंड्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सारे फंड्स मैंने बोल दिए हैं। अच्छा, PPF का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये मैंने आपको बोल दिया है। अगर आप 1.5 लाख रुपए, अगर आप ATC में डिडक्शन के लिए आप अगर 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे, वो मैंने बोल दिया है। फिर भी मैं एक और बार बोल दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए वाला केस वो है कि मैं मान लीजिए आप साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1.5 लाख में से मैं सबसे पहले 1 लाख के बारे में बोल रहा हूँ। 1 लाख, इस 1 लाख को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 70,000, 30,000। 70,000 हम करेंगे कहाँ पे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, ELSS भी बोल सकते हैं उसको आप, ELSS या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप 70,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरली, और 30,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं PPF में। तो मेरा दोनों काम हो गया। ELSS 3 साल के लिए लॉक इन होता है, PPF 15 साल के लिए लॉक इन होता है। ठीक है, अब 1.5 लाख में से 1 लाख का तो काम हो गया, हाथ में रहा क्या, 50,000। 50,000 में आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों कि आप कोई एक लाइफ इंश्योरेंस जो आपको बढ़िया लगे, आप कोई एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप उसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि उनका जो अमाउंट है वो ATC डिडक्शन में वो आता है या नहीं। तो देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस करके क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूँगा दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस करके भी फ़ायदा है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स।
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस करते वक्त आप रिटर्न, देखिए सब लोग को रिटर्न चाहिए होता है। मैं अगर बोल दूं कि अभी आप पूरा सिर्फ टर्म इंश्योरेंस करिए, आपको रिटर्न के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिटर्न के बारे में सोचना है, आप जिसके मतलब क्या बोले, आपको अगर रिटर्न के बारे में सोचना है तो आप रिटर्न के बारे में सोचिए। आपको अगर टर्म इंश्योरेंस, जो कि बेस्ट होता है टर्म इंश्योरेंस, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है आप टर्म इंश्योरेंस करिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस करिए। तो उसके लिए मैं 50,000 रख दिया। तो 50,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 70,000 फॉर म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग्स ELSS और 30,000 फॉर PPF। ओके, तो बहुत सारा चीज़ मैंने जो है ऑलरेडी कवर कर दिया है। और अब आप उसको बोलेंगे दोस्तों कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट बहुत आसान सा चीज़ है, ये आप लोगों को भी पता है दोस्तों। मैं आपको ज़रूर बोल दूं कि रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आप ये जो हर महीने जो आप पैसा रखते हैं, अकाउंट से पैसा कटवा के आप जो है RD करते हैं, इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट मतलब एक बार में आप जो पैसा रख रहे हैं उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और दोनों का इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल भी होता है। टैक्स स्लैब यूजुअली चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल 40,000 है एनुअली। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम अगर आपका 40,000 से ज़्यादा होता है तो जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर 10% आपका जो है टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर चाहें तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आप कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बोल दूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टर्म 1 साल या 2 साल या मैक्स टू मैक्स 3 साल, मैं 3 साल क्यों बोला, क्योंकि अभी फिलहाल जो है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा है, ठीक है, 6.75 के करीब है, क्योंकि अभी सब कुछ का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप अप टू 3 इयर्स भी आप चाहें तो रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। अगर आपका थिंकिंग या अगर आपका गोल या आपका टर्म अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आप ज़रूर पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। ओके, और कोई अगर सीनियर सिटीजन है, आप अगर कोई सीनियर सिटीजन देख रहे हैं या फिर अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम अमाउंट वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग का इंटरेस्ट और भी थोड़ा ज़्यादा है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS बोलते हैं हम उसको, उसमें भी पैसा सीनियर सिटीजन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके घर में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो आप उन्हें ये बात ज़रूर कह दीजिएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, वो है शेयर मार्केट। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट मतलब में अगर हम डायरेक्ट शेयर में अगर पैसा डालें तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोल दूं कि अगर आपका डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा अगर आप उसमें टाइम दे सकते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट का 2-3 तरीका है, ठीक है, 2-3 तरीका है। एक है कि डेली ट्रेडिंग, वो तो मैं बोलूँगा कि भगवान करे आप उसमें उस चक्कर में आप मत जाइए, डेली ट्रेडिंग के चक्कर में आप मत जाइए। अगर आपका सारा दिन अगर आपका खाली टाइम है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपका वही आपका पेशा है तो आप तो ज़रूर उसमें करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप ये डेली ट्रेडिंग मत करिए दोस्तों, आप मतलब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। डेली ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपको डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, कोई भी बढ़िया स्टॉक, वो SBI का स्टॉक हो, HDFC बैंक हो, Pidilite हो, कोलगेट पैमोलिव, ये कोलगेट जिससे हम दांत मांजते हैं, ठीक है, कोलगेट पैमोलिव इतना बढ़िया स्टॉक है। रिलायंस स्टॉक, टाटा का TCS वाला, कोई भी बढ़िया आप एक स्टॉक पकड़िए, उसमें आप अपना पैसा 10-20 हज़ार रुपये या फिर जितना आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, करके आप उसको भूल जाइए 5 साल के लिए, ठीक है। आप उसको 5 साल के लिए भूल जाइए या फिर एटलीस्ट 2 साल के लिए आप भूल जाइए, आप ज़रूर गेनर होंगे। लेकिन आप अगर अपने दोस्तों का बात सुन के या फिर कहीं से आपने TV में देख लिया या फिर कहीं YouTube में कहीं पे भी देख लिया कि भाई ये तो एकदम स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें हम पैसा डाल देते हैं और इसमें डेली का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, 52 वीक हाई 52 वीक लो देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। बढ़िया स्टॉक जो मतलब जो सब चीज़ आप हमेशा अपने घर में अपने चारों तरफ देखते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, इन सब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए तो आप ज़रूर फायदे में रहेंगे दोस्तों। और वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड करने मत जाइए, ज़्यादा लालच मतलब कहते हैं ना उसको, लालच बुरी बला है, तो ज़्यादा लालच करने का ज़रूरत नहीं है।
अगर आप डायरेक्ट शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया सा एक स्टॉक पकड़िए, सही दाम में उसको खरीदिए, जब मार्केट क्रैश होता है उस वक्त उसको खरीद के आप उसको 2 साल के लिए भूल जाइए, आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ओके। और अगर आपको लगता है कि भाई हमको ये सब स्टॉक या शेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। आप टेंशन फ्री होकर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए आपको प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, और किस किस स्टॉक में किस किस फंड में देना है वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद गोल्ड। बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेटर है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड मार्केट लास्ट 10 ईयर्स गोल्ड का प्राइस जैसे इंक्रीज हुआ है और शेयर मार्केट जैसे इंक्रीज हुआ है और इन्फ्लेशन जैसे इंक्रीज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए गोल्ड का दाम कभी घटता नहीं है, सोने का दाम कभी घटता नहीं है। ठीक है, तो आप गोल्ड में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो ऑलरेडी मैरिड है और जिनके घर में बेटी है। अगर आप चाहें तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और बेटी है, क्यों मैं बोला, क्योंकि मतलब मैक्सिमम लोगों को जो है अपने बेटे बेटी के शादी के लिए जो है पैसा जमाना पड़ता है, तो बेटी के शादी के लिए यूजुअली पैसा भी लगता है और गोल्ड भी लगता है। तो आप चाहे तो गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिएगा। ठीक है, आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड खरीदिए आप। और गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदेंगे उसको जानने के लिए आप अपने सामने वाले आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पे आप चले जाइए, तो आपको जो है गोल्ड बॉन्ड वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, 7 साल या 8 साल का लॉक इन रहता है, तो उस हिसाब से आप खरीदिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, तो जिनके घर में बेटी है या छोटे बेटी है तो वो लोग चाहे तो गोल्ड खरीद सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। दोस्तों इन्वेस्ट इन योर बिजनेस तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आप चाहे तो आप अपने बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन 100% पैसा आपको नहीं लगाना है। और लैंड के बारे में दोस्तों मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई लैंड में पैसा लगा दो, हम ज़मीन खरीद लेंगे, तो भाई मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि यूजुअली एक लैंड में अगर आप पैसा डालते हैं, ठीक है, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो यूजुअली उसका पैसा 3 साल में डबल होता है। SBI स्मॉल कैप फंड का भी रिकॉर्ड है 2 साल में पैसा डबल करने का। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब लैंड में ही जो ये पैसा बनता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको सारा पैसा SBI स्मॉल कैप फंड में डालने को कह रहा हूँ। आप चाहे तो आप लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन लैंड खरीदने से पहले आपको बहुत सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सेसिबिलिटी, आप उस लैंड को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, वो आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली उसका टाइप, उसका कैटेगरी, ठीक है, ये टाइप लेकर सबसे ज़्यादा झमेला होता है, तो उसका टाइप आप ज़रूर देख लीजिएगा कि लैंड का टाइप क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से इससे मैं थोड़ा मतलब ये लैंड बाइंग एज एन इन्वेस्टमेंट, इसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप मान लीजिए आप 5 साल में मान लीजिए आप 10 लाख रुपए आपने सेव किया है, ठीक है, सेविंग्स किया है म्यूचुअल फंड से मान लेते हैं, और एक लैंड खरीदने के लिए आपने और 5 लाख रुपए जो है लोन ले लिया है, ठीक है, तो 15 लाख हो गया। आप 15 लाख रुपए जाके सीधा लैंड में आप डाल दिए, आपको लगा कि भाई 3 साल बाद मेरा पैसा जो है डबल हो जाएगा। यूजुअली सब लैंड में होता भी नहीं है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है जिसमें जो है 3 साल में पैसा डबल होता है, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ। अब 3 साल बाद आपको जो है वो पैसा चाहिए ही चाहिए और डबल चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि डबल का कोई गारंटी है नहीं। नेक्स्ट सेकेंडली आप जो है जब वो लैंड बेचने जाएंगे तो ऐसा बात नहीं है कि आप जिस वैल्यू में आप उसको बेचने जा रहे हैं वही वैल्यू आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और थर्डली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि है वो है कि आप कभी इसको बेस्ट प्राइस में, आप अकेला तो आप इसको बेच नहीं सकते, आपको जो है मिडिल मैन मतलब दलाल जिसको बोलते हैं, दलाल आपको जो है काम में लाना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप पूरा पैसा उसमें मत डालिए। हाँ, मान लेते हैं कि आपके पास आपने 15 लाख रुपए जमाया है, वहाँ से आप 10 लाख रुपए आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब करिए, वो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपका लिक्विडिटी 5 लाख का लिक्विडिटी आपके पास है। आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप
5 लाख रुपए आपके पास है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप 15 लाख रुपए अगर लैंड में डाल देते हैं और 3 साल बाद या मान लीजिए 2 साल बाद आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया, तब आप मान लेते हैं कि आपने अपना पूरा सेविंग उस लैंड में लगा दिया है, तब आप पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको तो वो लैंड बेचना पड़ेगा, और जब भी आप लैंड बेचने जाएंगे तो आपको बेस्ट प्राइस तो मिलेगा नहीं। इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो या बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, आपको जो है 100% पैसा कहीं पर भी नहीं लगाना है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ भी हो जाए, आप पार्ट करके रखिए। इससे आपका बेनिफिट भी होगा, आपका लिक्विडिटी भी रहेगा, आपका हर तरह का एसेट, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपका हर तरह का एसेट वो है क्रिएशन होगा और प्रॉब्लम आपको होगा नहीं दोस्तों। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली एंड थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव, और गोल सबसे पहले सेट करिए दोस्तों। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, और जो भी करेंगे वो उसमें बेस्ट रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसलिए आप अपना गोल सबसे पहले सेट करिए। आपका टर्म ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। टर्म सेट हो जाएगा तो आपको जो है हर महीने कितना पैसा रखना है या फिर हर साल कितना पैसा रखना है उस गोल को अचीव करने के लिए, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज हम ये लाइव स्ट्रीम हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बोल देता हूँ ऑलरेडी। वो है कि मान लीजिए आज एक घर का प्राइस मान लीजिए 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज़ एक घर का प्राइस है। आपका ड्रीम होम है ये। इसी ड्रीम होम को आपको अगर 10 साल बाद लेना है या फिर बनाना है या फिर खरीदना है, तब उसका प्राइस कितना रहेगा, और उस प्राइस को अचीव करने के लिए आपको हर महीने या हर साल कितना रुपए इन्वेस्ट या सेविंग्स करना होगा, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट जो है लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा। और मान लीजिए अभी घर का दाम जो है 30 लाख रुपए है, 10 साल बाद उसका दाम मान लेते हैं कि जो है 30, 60, 80 मान लीजिए कि 80 लैक्स हो जाएगा मान लीजिए। तो वो 80 लाख जो है वो कितना होगा, सबसे पहले 80 लाख होगा या 90 लाख होगा या 60 लाख होगा या 1 करोड़ होगा, कितना अमाउंट होगा फ्यूचर वैल्यू, वो सबसे पहले हम निकालना दिखाएंगे। और उसको अचीव करने के लिए आपको हर महीने या हर साल कितना रुपए इन्वेस्ट करना होगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, वो हम आपको नेक्स्ट जो है लाइव स्ट्रीम में दिखाएंगे। और हमारा नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट वीक के अगले वाले वीक, ठीक है। हर थर्सडे को हम जो है हर वीक को लाइव करते हैं। इस थर्सडे को हमने जो है हिंदी में लाइव किया है। अभी जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम बंगाली में लाइव करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक थर्सडे को हम हिंदी में लाइव करेंगे। एक ही टॉपिक जो है एक बार हिंदी में होता है, एक बार बंगाली में होता है, क्योंकि हम भी एक बंगाली ही हैं। ओके, तो जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बोलूँगा कि आज जैसे 5 तारीख है, तो मान लीजिए आज से 14 दिन बाद तो है 19 तारीख को आप मान लीजिए कि हम फिर से मिलेंगे, और टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए लाइव स्ट्रीम या फिर कोई एक नए वीडियो में। थैंक यू।